तो इससे पिछले क्लास की जो हुई थी हमारे, इससे पिछले फ्राइडे को हमने क्या सीखा था फंडामेंटल में? बताइए। सर रैम और और मेमोरी। सर मेमोरी के बारे में बताया था आपने। हाँ, मैंने कौन कौन सी मेमोरी के बारे में बताया था पिछले फंडामेंटल क्लास में? सर प्राइमरी मेमोरी के बारे में, स्पेशल मेमोरी के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में। और तो इससे पहले की जितनी भी मैंने फंडामेंटल क्लास करवाई है, आप सबको रिमेंबर है ना मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसके अंदर में? हाँ, हाँ बताइए। इससे पहले जो इससे पिछली क्लास जो हमारी हुई है फंडामेंटल की, 3 क्लास जो हमारी फंडामेंटल की हुई है, आप सबको प्रॉपर रिमेंबर है कि नहीं कि मैंने पिछले फंडामेंटल क्लास में क्या क्या पढ़ाया था? इससे पिछली जितनी हुई थी। हाँ, आप सारे सारे अनम्यूट हो। मैं ये पूछ रहा हूँ इससे पिछली क्लास में जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, आप सबको रिमेंबर है ना कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है? सर रिवाइज तो किया है लेकिन बिल्कुल सही से रिमेम्बर नहीं है। रिमेंबर नहीं है आपको सर? कोई बात नहीं। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे मैं अभी आपसे वो पिछली क्लास के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा पिछली क्लास के, तो आप मुझे बताइए प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे काम करता है? तो बंद है बिल्कुल। आप बताइए प्रोसेसिंग डिवाइस आखिर हमारा है क्या? बताइए प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा है क्या? व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? मेरी आवाज आ रही है आप सबके पास? हेलो, यस डैड। तो आप बताइए कि व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? प्रोसेसिंग डिवाइस आखिर है क्या हमारा? क्या वो आप सबकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास? सर नहीं याद है। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में नहीं याद है आपको? नो सर, रिवाइज नहीं किए सर, सॉरी सर। अच्छा, सर कर लेंगे बट सीपीयू के बारे में किसको पता है? सीपीयू किसे कहते हैं हम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो जिसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह और दूसरी ये सब इंस्टॉल उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस उसी को कहा जाता है। ओके, सीपीयू को ही प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, है ना? क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है हमारा, सीपीयू ही होता है। एएलयू का मतलब क्या होता है? एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एएलयू सर ऑटोमेटिक टेलर मशीन सर, और एएलयू सर और ऑटोमेटिक लॉजिक मशीन आई थिंक। नहीं, राइट समथिंग लाइक ऐसा कुछ था। क्या था? आप बताइए, आप कुछ कह रही थी अभी। सर पूरा नहीं याद है। राइट था ऐसा। अर्थराइट लॉजिक। देखिए, एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या फिर अर्थमेटिक, या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कह सकते हैं उसे हम। इसका काम क्या होता है हमारा, बताएंगे आप? मुकेश जी आप अनम्यूट हो, ऑलरेडी आपने हैंड किया है। क्या पढ़ा रहे सर? अभी हम फंडामेंटल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेली जो फ्राइडे हमारी जो फ्राइडे होती है हम उसे फंडामेंटल क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मैं अभी पिछली फंडामेंटल क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था उसके बारे में रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, कि बताइए एएलयू का काम क्या होता है हमारा? बताइए सर एएलयू सर अर्थमेटिक यानी कि सर क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे इसे? उसमें जब हम कुछ इनपुट करते हैं तो वो मेमोरी में ट्रांसफर करता है। देखिए एएलयू का काम क्या होता है, वो लॉजिकल टास्क पे डिसीजन लेता है आपके।
जो भी आप आंसर दो, जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी डाटा होता है रीड करने के बाद ALU को भेजता है परफॉर्म करने के लिए कि उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर दिखाना है। देखिए पीछे जिसके नॉइज़ आ रही है पीछे, प्लीज़ वो अपने आप को म्यूट कर ले। सर लेट से ज्वाइन हुए ना सर, इसीलिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ALU का काम क्या होता है, वो जो भी आप लॉजिकल डिसीजन ले, जो भी आप लॉजिकल फंक्शन देते हो, जैसे आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हो या एंड कर रहे हो, तो एक लॉजिकल टास्क है ना आपका, तो जितने भी लॉजिकल टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है हमारा ALU, चाहे मैथमेटिकल, स्टैटिकल, लॉजिकल या फिर टेक्स्ट हो, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, जो भी टास्क होता है वो सारे ALU परफॉर्म करता है। उसके बाद आपको आंसर दिखाता है ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ राइट रॉन्ग, ऐसे आपको आंसर प्रोवाइड करता है ALU। ओके, ALU का काम होता है कि लॉजिकल डिसीजन पे आपको आंसर दिखाना है, लॉजिकल टास्क परफॉर्म करना है। अब ये बताइए कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम। आप मुझे नॉर्मली हिंदी में बता सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने पूछा है व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आपका आखिर होता क्या है। हम इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, जो हम अभी इस पर काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, उसे हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। लेकिन व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, इसका मतलब क्या है, हम इसे कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं। बताइए। उनका क्योंकि सर एक सेट होता है कंप्यूटर पूरा सेट होता है, अच्छा, इसलिए हम इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कीबोर्ड मशीन माउस। देखिए मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आप सबको पिछली क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया वो रिमेम्बर नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा हूँ, है ना। देखिए व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, है ना, वन एंड मोर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट को मिला के क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। पढ़ा था मैंने वाला चीज़, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, ये मैंने आपको फर्स्ट फंडामेंटल क्लास में पढ़ाया था, है ना। ये मैंने आपको फर्स्ट फंडामेंटल क्लास में पढ़ाया था, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये भी पढ़ाया था कि हाउ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, व्हाट इज इनपुट डिवाइस और व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। यस सर। तो आप बताइए इनपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से होते हैं। सर कीबोर्ड माउस ये इनपुट है, रैम और रोम। कीबोर्ड माउस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। इनपुट डिवाइस बताइए। प्रिंटर, मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। यस सर। ये बताया ना आपने, कीबोर्ड माउस ये सब हमारे होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में हमारा क्या क्या आता है, मॉनिटर, ये सब बताया ना आपने, मॉनिटर बताया आपने इनपुट डिवाइस में। नो सर, तो इसका ऑपोजिट बताया सर, कीबोर्ड और माउस सर इनपुट डिवाइस। अच्छा, कीबोर्ड और माउस हमारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। यस सर, और आउटपुट में बताया था सर मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, अच्छा, स्कैनर। अच्छा, स्कैनर भी हमारा आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। नो सर, ये सर इनपुट है सर, स्कैनर। ये स्कैनर इनपुट है। अच्छा, अब तो ये बताइए, इन्होंने बताया सही बताया Yes, गलत बताया इन्होंने कि इन्होंने बताया माउस, कीबोर्ड जैसे ये चीज़ें हैं ये हमारे वही इनपुट में आती है, और मॉनिटर और प्रिंटर जो इन्होंने बताया है ये हमारा आउटपुट में आता है। क्या ये सही है? सर की माउस और कीबोर्ड तो आउटपुट में आता है ना। अच्छा, और इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट है। माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए तो हम मतलब अपना डाटा वगैरह टाइप करके इनपुट करते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आता है, माउस, कीबोर्ड, है ना, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच सेंसिटिव मॉनिटर एक्सेट्रा, ये क्या आते हैं आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। और हाँ,
मैंने टच सेंसिटिव मॉनिटर का, यानी कि जिस जो ऐसा मॉनिटर से टच करके फीड ऐड कर सकते हैं। आपका फ़ोन है, आप है ना, आपका टच फ़ोन है, वैसे एक मॉनिटर भी होता है इसमें, हाँ वो हमारा टच वाला होता है, फुल टच। तो उसमें जो भी चीज़ टच करते हैं तो हमारा ऐड होता है, तो वो भी एक हमारा इनपुट डिवाइस ही हुआ, है ना, टच सेंसिटिव मॉनिटर। और सब एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा डाटा इनपुट किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर। और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा हो। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। ओके, जिसके द्वारा हमें रिजल्ट मिल रहा हो। मॉनिटर से रिजल्ट मिलता है, प्रिंटर हमें रिजल्ट प्रिंट करके देता है, और स्पीकर हमें रिजल्ट देता है, जो भी हम प्ले सॉन्ग करते हैं वो हमें, है ना, वीडियो या ऑडियो हमें सुनाता है, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार याद रिमेंबर मतलब पढ़ लेना घर पे, है ना। तो आप वीडियो भी चेक कर लेना, मैंने वीडियो में समझा रखा है, वीडियो की लिंक होगी ग्रुप में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। हम पिछली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में मेमोरी के बारे में पढ़ा था। हमारी दो मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। पिछली क्लास में हमने इंटरनल मेमोरी के अंदर में जो भी मेमोरी होती है हमने उसके बारे में पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा आता है रैम और रोम, और सेकेंडरी में हमारा आता है हार्ड डिस्क। ओके, पिछली क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इंटरनल मेमोरी हमारी होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ को बता रहा है एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। द मेमोरी विच इज़ एक्सटर्नली यूज, मतलब वो मेमोरी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी के अकॉर्डिंग से इस्तेमाल करते हैं। यूज टू स्टोर डाटा, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। एंड प्रोग्राम आर कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब वो हमारे क्या एग्जाम्पल है, हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जाम्पल है। यानी कि वो मेमोरी जो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, है ना, किसी डाटा या प्रोग्राम को सेव करने के लिए, है ना, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है। सर ये तो पढ़ा भी थे। नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। मैंने पिछली क्लास में आपको सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाया था, वो भी इसमें इसके बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। ये सर पढ़ा देते सर, एक्सटर्नल मेमोरी, एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी सब पढ़ा देते। ये देखिए मैंने आपको सर आप प्लीज दोबारा, सर जो आप पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू रखें। एक मिनट मैं बताता हूँ, इसलिए कि हमें नहीं आता, क्योंकि पिछली क्लास में जो मैंने बताया था आपको मेमोरी, मैंने आपको इंटरनल मेमोरी क्लियर करवाया था। आज बताऊंगा एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में, है ना। लेकिन सर ये पढ़ा देते सर, कुछ हो जाएगा। एक बार देख सर लीजिए। अगर इनको आता भी है तो इनसे क्या प्लीज ये चुप कर जाओ, और जिन्हें नहीं आता उन्हें सुनने दो। हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिमेंबर हो जाएगा प्रॉपर। और उसमें और भी चीज़ नई है आपकी, है ना। तो मैं अभी सबको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो इधर देखिए, है ना, द मेमोरी विच इज एक्सटर्नली यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम आर कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। ये सारे क्या होता है, हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं ना। वो सारे क्या होता है, हमारे एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं जो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं मेमोरी कंप्यूटर में। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लॉपी डिस्क, CD रोम एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी मेमोरी होती है जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। ये आपको बता रखे हैं, कुछ ऐसी मेमोरी हमारी होती है। आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, इट इज़ लाइक अ सेकेंडरी मेमोरी बट यूज एक्सटर्नली। ये भी आपके एक सेकेंडरी मेमोरी की तरह होते हैं, बट हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी को अकॉर्डिंग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ एक्स्ट्रा हमारी एक्सटर्नल मेमोरी क्या क्या होती है। ये देखिए, है ना, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। एक होता है आपका फ्लॉपी डिस्क, जैसे फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और आपको क्या हो गया यहाँ पे DVD, रोम और राइट। ये सारे क्या होता है, हमारे एक एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। है हमारे सारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स, लेकिन हम इसे इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नली, जो आपके कंप्यूटर में ऐड नहीं होते, जिनके बिना भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है। वो होता है आपके एक्सटर्नल मेमोरी। याद रखना, एक्सटर्नल मेमोरी वो होते हैं जिनके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है। अगर इंटरनल मेमोरी का कोई भी एक पार्ट मिस हो या फिर काम नहीं करे तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा और आपसे वर्क कर सकते हो। वैसे डाटा आपके कॉपी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने के लिए काम आते हैं। जैसे अब हम पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क हमारा होता क्या है ना। फ्लॉपी डिस्क इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क क्या हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम डाटा एक्सटर्नली कॉपी करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एक्सटर्नली, जिसमें हम डाटा अलग से कॉपी करते हैं एक्सटर्नली, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी करते हैं। यू कैन कैरी टू ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब इस फ्लॉपी डिस्क को हम बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह से हम आसानी से ले जा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज़ वेरी पॉपुलर डिवाइस। जो फ्लॉपी डिस्क है ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का डिवाइस था। ये उस समय बहुत पॉपुलर डिवाइस था उस समय।
यूज फॉर मूव कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि उस समय जो ये बहुत पॉपुलर डिवाइस था, क्यों था? क्योंकि इसमें हम डाटा अपने अकॉर्डिंग कॉपी या कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, और साथ साथ एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इस डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे, है ना। क्योंकि उस समय का बहुत पॉपुलर डिवाइस था, क्योंकि अब एक कंप्यूटर से डाटा, अब उस समय कंप्यूटर सिस्टम बहुत बड़ा था, मतलब एक रूम के बराबर कंप्यूटर सिस्टम था, उसमें से डाटा कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में ले जाना ये भी बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो ये बहुत पॉपुलर डिवाइस था उस समय का, है ना। तो क्या लिखा पे, इट कैन स्टोर अबाउट 1.44 MB डाटा एट अ वन टाइम, मतलब इस फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ और सिर्फ 1.44 MB का डाटा ही स्टोर किया जा सकता था उस समय जब कंप्यूटर बना था हमारा। तो उस समय सिर्फ ये 1.44 MB का डाटा ही स्टोर कर सकता था, और उस समय का बहुत पॉपुलर डिवाइस था, इसमें काम हमारे किया करते थे, है ना। इट मेड अप आयरन ऑक्साइड। देखिए ये 1.44 MB भी बहुत है ना, बहुत कम है, क्योंकि आज के जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी आपके 4 से 5 MB के होते हैं, अगर आप डाउनलोड भी करते हो तो सोचिए 1.44 MB कितनी कम डाटा थी उस समय, है ना, स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये जो बता रहा है आपको फ्लॉपी डिस्क, क्या बता रहा है, इट इज़ मेड अप टू आयरन ऑक्साइड। ये जो फ्लॉपी डिस्क बनी थी हमारी आयरन ऑक्साइड से बनी थी, है ना। और क्या था हमारा, कवर्ड विद अ थिक हार्ड प्लास्टिक जैकेट, मतलब जिसको कवर किया गया था ये बहुत ही हार्ड जैकेट प्लास्टिक था, उससे से रैप किया गया था, है ना। तो ये हमारे फ्लॉपी डिस्क के बारे में, फ्लॉपी डिस्क हमारा क्या था, है ना, उसमें कितनी स्टोरेज होती थी और कैसे काम करता था, हमने आपको उसके बारे में बताया। ये सारे आते हैं आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में आते हैं, लेकिन होते हैं सारे सेकेंडरी, है ना। अब आते हैं DVD के बारे में आते हैं, DVD रोम और राइट, है ना। DVD के आखिर होता क्या, देखिए DVD रोम एंड राइट, है ना, स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसे हम कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DVD, है ना। इट इज़ स्टोर डिवाइस, है ना, इट इज़ स्टोरेज डिवाइस, ये भी क्या आपका डाटा को स्टोर करने का एक डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। इट्स कैपेसिटी इज मच ग्रेटर देन फ्लॉपी डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी होती है फ्लॉपी डिस्क से कहीं गुना ज़्यादा होती है। जैसे फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB, तो DVD की स्टोरेज उससे कहीं ज़्यादा है कि आप उससे ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हो DVD के अंदर में, है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ रीड एंड राइट DVD, मतलब इसकी DVD को हम रीड कर सकते हैं और उसमें कोई चेंज करना तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। एंड CD, और CD को क्या कहते हैं, हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, है ना। हम CD हो या DVD हो, दोनों में हम अपने अकॉर्डिंग रोम और राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इट इज़ स्टोर कैपेसिटी अबाउट 1.8 GB, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.8 GB की स्टोरेज होती है इसके अंदर, कि हम 4.8 GB तक का डाटा DVD या CD में आप स्टोर कर सकते हो। इट इज़ मेड अप टू ऑप्टिकल फाइबर, ये जो बनता है आपका DVD रोम और राइट, ये आपको किससे बनता है, एक हमारा ऑप्टिकल फाइबर से इसे क्रिएट किया जाता है ना। DVD जो होता है बनता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर से बनता है ना। तो ये हमारे DVD के बारे में कि DVD हमारा क्या होता है, उसमें की कैपेसिटी क्या होती है ना, उसमें फ्लॉपी डिस्क से कैसे काम करता है, ये सब चीज़ हमने सीखी है ना। तो ये है हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज के डिवाइस, है ना, जो हमारे डिवाइस हमारे एक्सटर्नली काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर में, है ना। अब देखिए, अब ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना, कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा यहाँ पे ये खाली हो रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं हमारे, है ना, कंप्यूटर सिस्टम में हमारे दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करके पूछता हूँ कुछ, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है ना। तो ये एक बार ये बताइए, अभी जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर फंडामेंटल में ये फ्लॉपी डिस्क, एक्सटर्नल मेमोरी और ये DVD रोम और राइट, ये आप सबको समझ में आ गए? यस सर। देखिए DVD है क्या हमारा, DVD रोम और राइट, मतलब रोम मतलब नहीं, यानी कि हमसे जो भी डाटा उसे रीड कर सकते हैं, अगर राइट यानी अगर जो भी हम डाटा चेंज करना है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज स्टोर डिवाइस, है ना, इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। DVD क्या है कि हमारा स्टोरेज डिवाइस में डाटा स्टोर करते हैं। इट इज़ कैपेसिटी इज मच ग्रेटर दैन फ्लॉपी डिस्क, इसकी जो कैपेसिटी है वो मेरी फ्लॉपी डिस्क से कहीं गुना ज़्यादा है। इस काइंड, है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ रीड राइट DVD एंड CD, मतलब इसे हम अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं और जो भी डाटा हो उसे राइट कर सकते हैं, DVD हो या चाहे CD हो। CD को हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। इट इज़ स्टोरेज कैपेसिटी अबाउट 4.8 GB, जो इसकी कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो 4.8 GB की होती है।
और ये हमारा किससे बना होता है? ये हमारा बना होता है ऑप्टिकल फाइबर से बना होता है, डीवीडी और सीडी, है ना। तो आप सबको समझ में आ गया होगा ये? यस सर। तो अब देखिए, अब जैसे कि मैं आपको पूछा था, मैंने सवाल एक पूछा था कि कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे मैंने पूछा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो आप ये बताइए हार्डवेयर में क्या क्या आता है और सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आता है? आप बताइए। हाँ, अब बताइए, आप सारे अनम्यूट हो, आप मुझे बताइए हार्डवेयर में क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका? देखिए हार्डवेयर, हार्डवेयर वो होते हैं पार्ट जिनको हम हाँ बोलिए। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। देखिए जो आपने बताया है ये आपने सही बताया वैसे। हाँ बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। हाँ सर, सीपीयू हो गया, और हार्ड डिस्क जो उसमें लगा होता है। हाँ, और देखिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है हमारे, है ना। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपका क्या क्या आता है? मॉनिटर, है ना, आपका माउस, कीबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, ये सब क्या आता है हमारे? ये सब आते हैं हमारे हार्ड डिस्क में आते हैं। सॉरी क्या ना, ये सारे हमारे हार्डवेयर में आते हैं। मदरबोर्ड सारे कहते हैं हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके, देखो सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक है आपका कंप्यूटर सिस्टम और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। एप्लीकेशन सिस्टम और एक आपका कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके एप्लीकेशन होते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वो होते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप खुद इंस्टॉल करते हो, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इलस्ट्रेटर, कॉरिडोर, ये सब क्या होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। इसमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वरना आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझा देता। अब ऐसे लिखा हुआ नहीं है इसमें, है ना, वरना आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे शो करा देता यहाँ पे क्या क्या है रखा है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है सर, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर। हाँ थोड़ा वहाँ पे कलर वाइट हो गया था इसलिए आपको नहीं दिख रहा था। तो यहाँ देखिए, जैसे आपके सामने कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें क्या आता है आपका? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, है ना, रैम, रोम, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी चीज़ हमारी होती है जो हार्डवेयर में आती है। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर्स, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है एक हमारा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है? एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है आपको कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि असेंबल, है ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हमारी होती हैं, ये सारी आती है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। हाँ बोलिए सर। कंपाइलर क्या है सर? कंपाइलर, ये कंपाइलर आपका आगे काम में ये देखो, ये सारे आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं बताऊंगा कि आखिर असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, मैं सब बताऊंगा आपको उस बारे में, है ना। ये हमारे काम कैसे करते हैं, आखिर ये होते क्या हमारे, है ना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा। यानी कि वो चीज़ें जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम इसमें खुद कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। आपने आप सब कोई से कंप्यूटर से क्लास ले रहा होगा तो आपने से जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा। कोई इंटरनेट डाउनलोडिंग मैसेंजर डाउनलोड करता है तो वो हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बता रखा है असेंबल, कंपाइलर, ये सारे होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है समझ में आया आपको? एक कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, समझ में आ गया आप सबको? वैसे आप वैसे किसी ने ये सही कहा था कि हार्डवेयर वो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जिससे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी, है ना। एक सॉफ्ट होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस हम देख सकते हैं, और हार्डवेयर वो होता है जिससे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, है ना। आप इस तरह से भी इसे डिफाइन कर सकते हो अगर करोगे तो, है ना। समझ में आ गया आप सबको ये सब? कोई डाउट है आपको इसके अंदर में?
अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, है ना। तो सर कंप्लेयर बताइए ना सर, क्या कंप्लेयर सर? देखिए कंप्लेयर एक अलग से सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको बताऊंगा मैं आराम से, क्योंकि देखो हर एक चीज़ का एक टॉपिक है जो मैं आपको क्लियर कराता चला जाऊंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके थोड़े लंबे लंबे टॉपिक हैं, है ना। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इस पर, है ना। मैं आपको बता दूंगा आगे में, है ना। नेक्स्ट फंडामेंटल क्लास में आपको मैं यही बताऊंगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है और वो हमारे कैसे होते हैं, हमारे उनके बारे में क्या क्या होता है हमारे, है ना। नेक्स्ट फंडामेंटल क्लास में हम यही पढ़ेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, है ना। तो मैं यही कहूँगा आज की क्लास और पिछली क्लास जितनी मैंने आपको फंडामेंटल क्लास पढ़ाई है उसे एक बार रिवाइज़ कर लेना, है ना, क्योंकि ज़्यादातर आपके काम वही आएगा, है ना। क्योंकि इंटरव्यू में आजकल फंडामेंटल चीज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं, अंदर की इंटरनल चीज़ें पूछी जाती है। तो आप ये बताइए हाउ टू इन्वेंट कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था, कोई बताएगा? चार्ल्स बेबेज सर। आरती जी ने हैंड किया है, हम सबका आंसर सुनेंगे। वैसे आपने आपका नाम क्या था, सभी आपने आंसर बताया था, जो भी आपने आंसर बताया अभी? मुकेश सर। अच्छा मुकेश जी, अच्छा आपने बताया चार्ल्स बेबेज। आरती जी आप भी अनम्यूट हो, आप बताइए। यस सर, वही सर, सेम आंसर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, अच्छा। और बाकी कोई? का नाम है, ख्याल में। देखिए मुकेश जी और आरती जी आप दोनों का आंसर सही है, कंप्यूटर, हाँ है ना। कंप्यूटर को इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, है ना। और वो जो पहला कंप्यूटर था ये पूरे एक रूम के बराबर था, जितना आपका रूम होगा उतना ही बड़ा आपका सीपीयू था, उतना ही बड़ा आपका एक मॉनिटर था, है ना। ये है सर सच में? बिल्कुल, आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो, एक रूम के बराबर उनका कंप्यूटर था, और देखना कितना बड़ा सीपीयू था, कितने सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐड किए थे। आप वैसे आप सबके किस किस घर में कंप्यूटर है, वो हैंड करना, किस किस का कंप्यूटर है या लैपटॉप है? सर अभी तो नहीं है। मेरे पास वो हैंड करना, राइट सर, मेरे हैंड, पास। राइट हैंड कीजिए क्योंकि मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी। अच्छा आपके पास है, और अच्छा आपके पास भी, और रूपा आपके पास कंप्यूटर नहीं है? आई हैव, तो आप भी हैंड कीजिए। सर है अच्छा नहीं हो रहा। देखिए आप सबने हैंड किया है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके कंप्यूटर के अंदर सोना है, यानी कि गोल्ड है आपके कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आपके आपके कंप्यूटर में गोल्ड है। आपको ये बात पता है? अब ये बात बोलने का No, sir. कंप्यूटर खोल मत देना गोल्ड के चक्कर में। जो आपका सीपीयू है ना, सीपीयू जो है ना, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, उसमें जितने Yes, आप sir. एक बार देखना, आप चाहे एक बार गूगल पर सर्च करना है वो सीपीयू है ना, सीपीयू पर सर्च करना सीपीयू की इमेज, तो आपको जितनी भी इसमें प्रोसेसिंग जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, गोल्ड के सारे इसमें अटैचमेंट होते हैं, जो भी इसमें सर्किट बिल्ड किया जाता है ना अंदर में, वो गोल्ड से किए जाते हैं, गोल्ड से, है ना। वो गोल्ड से किए जाते हैं, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा उसके अंदर क्या कहते हैं सर्किट बिल्ड किए जाते हैं सीपीयू के अंदर, जो आपका इतना छोटा सा सीपीयू होता है, इतना छोटा सा, है ना। उसके अंदर जो भी बिल्ड किए जाते हैं ना वो सारे गोल्ड से किए जाते हैं अंदर में, उसके अंदर गोल्ड होता है पूरा प्योर गोल्ड, क्योंकि बहुत कम मात्रा में गोल्ड होता है लेकिन वो गोल्ड से किए जाते हैं, है ना। सर अगर वो खराब हो गया तो उसको तो निकाल सकते हैं ना? बहुत कम मात्रा में होगा, निकाल सकते हो लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा वो, है ना। इसलिए सीपीयू की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक छोटा सीपीयू भी मांगोगे ना i3 या i5 तो आपको 30,000 से ऊपर का पड़ेगा। ओके, तो फिर आज फंडामेंटल क्लास हम यही एंड करते हैं। अब आते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको कहा था कि आज फ्राइडे में आपका टेस्ट ही लूँगा, रिविज़न नहीं करवाऊँगा, है ना। ये आपका MS वर्ड और MS एक्सेल भी चलेगा आपका। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस सर। तो अब तक मैंने आपको सारे काम तो बताए, जितने फॉर्मूले मैंने आपको करवाया सारे आपने फॉर्मूले क्लिक किए होंगे, है ना। तो मेरा एक सवाल है आपसे, उसका आंसर दीजिएगा।
है ना। तो नॉर्मली चीज़ें हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो मैं लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा मैंने परचेज। ओके, अब यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मैंने लिखा है 5 आइटम्स। ओके, और परचेज का लिखा है मैंने यहाँ पे 5000 प्राइस, यानी कि जो भी हमने सामान खरीदा है वो हमने 5 प्रोडक्ट खरीदे हैं अलग अलग तरीके के, और उसका टोटल प्राइस है हमारा 5000। तो अब मैं डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ओके, अब डिस्काउंट आपको देना है ना, डिस्काउंट मैं डील नॉर्मली शॉर्टली लिखता हूँ डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट फॉर 10% देंगे हम उसे डिस्काउंट, वो भी कब देंगे, है ना, अगर, है ना, प्रोडक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पी से प्रोडक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, परचेज के लिए मैं क्या था, प्राइस लिख दूंगा, पूरा प्राइस, है ना, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 10 और परचेज यानी प्राइस, प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000, तो हम उसे 10% का डिस्काउंट देंगे। मैंने जो लिखा समझ में आया आपको, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने हर चीज़ शॉर्ट में लिखी है, तो आपको एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। D से डी शॉर्टकट लिखा है डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट फॉर 10%, हम उसे डिस्काउंट 10% का से डिस्काउंट देंगे, और हम कब देंगे, जब उसने जो प्रोडक्ट खरीदे होंगे 10 से ऊपर होंगे, या फिर जो उसका अमाउंट होगा 10,000 से ऊपर होगा। दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू होगी, दोनों में से कोई भी चीज़ अगर उसने करा होगा, जो भी उसका वैल्यू, जो भी हमने क्राइटेरिया दिया, अगर वो उसने किया होगा कस्टमर ने, तो हमसे हमें 10% का डिस्काउंट देंगे उसके अमाउंट में से। तो बताइए कैसे करोगे आप, चाहे उसने प्रोडक्ट 10 से ऊपर खरीदे हो, चाहे उसका अमाउंट 10,000 से नीचे क्यों ना हो, तब भी उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर चाहे प्रोडक्ट उसके कम हो या फिर अमाउंट उसका 10,000 से ऊपर हो, तब भी हम डिस्काउंट देंगे। और ये कैसे करोगे ये बताओ आप। बताओ सर, लेकिन इसमें तो प्रोडक्ट भी 5 है और परचेस भी 5,000 है। हाँ, तो आंसर करके बताओ। इसमें तो कोई नहीं, अगर देखो, अगर बाय नहीं अगर मैं आपसे कुछ भी चेंज करूँ तो मेरा आंसर यहाँ चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको डिस्काउंट में बताया था ना, कि अगर मैं अमाउंट यहाँ पे फेर बदल करा अमाउंट में, तो आपको डिस्काउंट में भी आंसर आपको बदलता दिख रहा था ना आपको अमाउंट आंसर। तो भी आपको भी सेम ऐसे ही कुछ करना है कि अगर मैं ऐसे अमाउंट या प्रोडक्ट के आइटम में फेर बदल करूँ या फिर कोई भी चेंज करूँ, तो आपका आंसर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, है ना। तो बताइए आप, ये बताइए क्या मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर पुराने फॉर्मूले से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे, अब ये बताइए पहले मुझे। तो सर यहाँ पे टोटल लगाएंगे ना, टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल बताइए कैसे। टोटल निकालना है ना, टोटल निकालना भी है, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। अगर मैं प्रोडक्ट या परचेज को चेंज करूँ तो आपका आंसर चेंज हो जाना चाहिए। इफ़ रूपा जी, ये देखिए मैसेज आपने टाइप किया, तो थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करके मुझे ये भी बताइए इफ़ का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आतिफ जी आप भी अनम्यूट हो, रूपा जी आप भी अनम्यूट हो। तो बताइए आतिफ जी, ये बताइए कि मैं नया फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर पुराने फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो अभी पिछले दिनों आपने फॉर्मूला बताया, ये उससे मिलता जुलता है। पहले ये था कि सिर्फ 10% पे डिस्काउंट देंगे, लेकिन अब जो आपने क्वेश्चन किया इसमें आपने कहा है कि अगर 10% से कम होगा तो उस पर भी डिस्काउंट नहीं, 10% से कम नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन ये है कि डिस्काउंट हम उसे 10% देंगे, और कब देंगे डिस्काउंट, पी 10% से कम नहीं होगा। नहीं, डिस्काउंट हम उसको 10% का डिस्काउंट देंगे। हम कब देंगे, जब अगर उसने जो प्रोडक्ट है, पी मैंने शॉर्टकट लिखा प्रोडक्ट का, अगर उसने 10 से ज़्यादा खरीदे होंगे, है ना, या फिर चाहे उसका प्राइस ही कम क्यों ना हो, चाहे प्राइस उसका 1,000 क्यों ना हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे उसने 11 प्रोडक्ट खरीदे हैं और उसका परचेजिंग प्राइस है 1,000 रुपये, तो तब भी उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। या फिर अगर उसके प्रोडक्ट है 5 और उसने जो परचेजिंग प्राइस है 10,000 से ऊपर है, तभी उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों होने जरूरी है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर उसकी होगी तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। पता नहीं, मेरी पत्नी 2 से 3 छट दिया है ज्यादा। तो बताइए रूपा जी कैसे करेंगे।
आपने हैंड किया था और आपने मैसेज भी टाइप किया था इफ का, तो आप बताइए कैसे करेंगे। रूपा जी बताइए क्या करेंगे। सर हम बताएं सर। एक मिनट हो जाइए, रूपा जी कुछ कह रही है, मैं बात सुन लेता हूँ उनकी बात। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, एक मिनट हो जाइए, मैं रूपा जी की बात सुन लेता हूँ। रूपा जी कुछ कह रही है मेरे से। इफ का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो हो जाएगा। तो ये बताइए इफ का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे तो कि आंसर आ जाए। आप वो बताइए, मैं आप करूँगा। बताइए। इज इक्वल टू टाइप किया मैंने, बताइए आगे। इफ फिर ब्रैकेट ओपन अब B2 प्रोडक्ट का करेंगे। प्रोडक्ट पे जाऊं, 5 प्रोडक्ट पे गया मैं। हाँ, उसके बाद उसका बड़ा वाला ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। वो ग्रेटर देन साइन लगाया मैंने। 10 B2 ग्रेटर देन 10। उसके बाद 10% है ना वो। हाँ 10% है हमारा वो। हाँ, तो उसमें क्या वो कंफ्यूजन लग रही है मुझे, क्या आप सारे के सारे कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बताइए। क्या मैं आपको नया फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर आपको पुराने फॉर्मूले से ही मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन उठा के दिया है। अभी बताइए पहले। सर पुराना ही वाला है। पुराना वाला है ना। हाँ तो फिर आपको आंसर देना चाहिए फिर। यस सर। सर ये A2 हटाइए सर, वहाँ B2 होगा। B2 लिख देते ठीक है हैं। सर, पहले बड़ा वाला लेंगे ना सर। B2 ले लिया मैंने। B2 ग्रेटर देन 10,000 कॉमा सर दे दिया मैंने, कॉमा दे दिया। इन्वर्टेड कॉमा नो डिस्काउंट सर। लेकिन यहाँ पे अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट हो तो हमें डिस्काउंट देना है ना। वही तो सर यहाँ पे डिस्काउंट लिख दीजिए सर। डिस्काउंट ये भी तो बताइए, हम कितना डिस्काउंट देंगे इससे, हम कितना डिस्काउंट देंगे ये भी हमें दिखाना है यहाँ पे। 10% का। हाँ सर लिखिए सर। B2 लिखा मैंने यहाँ पे। B2 into 10%। ओके। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और अगर नहीं रहेगा तो सर नो डिस्काउंट। ये ना। यस सर। देखिए ये है तो आपका आ गया, मैं माना। अब क्राइटेरिया कहते हैं 10,000 से ऊपर हो तो। अब इधर देखिए, अब यहाँ मैंने प्रोडक्ट करे 15, मैंने क्या था, या फिर अगर प्रोडक्ट्स के 15 होते हैं या अमाउंट कम होता है तब भी उसको डिस्काउंट मिलेगा, या अमाउंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है तब भी उसको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ अगर मैंने प्रोडक्ट कम कर देता हूँ लेकिन डिस्काउंट ऐसा दिखा रहा है, लेकिन डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना इसे, हाँ या ना। डिस्काउंट मिलना चाहिए ना। मैंने कहा था प्रोडक्ट अगर 10 से ज़्यादा है, अमाउंट कम है तब भी डिस्काउंट मिलेगा उसे, या फिर परचेजिंग प्राइस ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है तब भी उसे डिस्काउंट मिलेगा। अगर दोनों ही क्राइटेरिया कम है तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ मैंने 15 का रखा है, लेकिन तभी भी यहाँ पे नो डिस्काउंट शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इसमें इफ नेस्टेड वाला फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। नेस्टेड इफ लगेगा इसमें, 2 बार इफ लग जाएगा। अच्छा 2 बार इफ लग जाएगा, तो बताइए कैसे करेंगे। यस देखिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, इसमें ना नेस्टेड इफ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो, आपको मैंने इससे पहले भी फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा है अगर ये नहीं तो ये, यानी कि और का फॉर्मूला याद है, और का फॉर्मूला
और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, देखिए इक्वल टू आई एफ इफ, और लगाया मैंने और लॉजिकल 1 लॉजिकल हाँ, इसको हम देंगे इज ग्रेटर देन 10 कॉमा। अब इस लॉजिक को टेस्ट करेंगे, इज दिस ग्रेटर देन 10,000। अगर दोनों में से कोई भी एक भी लॉजिक काम करेगा तो और का आंसर ट्रू ही आएगा। दोनों में से कोई भी एक लॉजिक काम करेगा तो आंसर ट्रू ही आएगा, कॉमा। क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, दिस अमाउंट इनटू 10%, 10%। ओके, कॉमा। अगर नहीं होगा तो क्या देंगे, नो डिस्काउंट, है कि नहीं। यहाँ लिख देता मैं एन डी, एन डी लिख देता हूँ नॉर्मली शॉर्टकट। आ गया, है कि नहीं। प्रोडक्ट अगर 10 से ऊपर है, अब प्राइस अगर, या फिर प्राइस आपका 10,000 से ऊपर है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होती है तो डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रोडक्ट आपका 10 से ऊपर है, प्राइस आपका चाहे कम है लेकिन तब भी डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ देखिए ये 5 है तो डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हमारा प्रोडक्ट भी कम है और परचेजिंग प्राइस भी कम है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू काम नहीं कर रही, तो हमारा आंसर आ गया नो डिस्काउंट। अब यहाँ अगर मैंने खरीदे 15,000 रुपये तो डिस्काउंट मिल रहा है। प्रोडक्ट चाहे कम है, आपके परचेजिंग प्राइस 10,000 से ऊपर है, लेकिन तब भी इसको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। आ समझे क्या लगे यहाँ पे सर एक बार और का फॉर्मूला लगेगा सर। और का काम होता है जितने भी लॉजिक आप देते हो उसमें से किसी एक का सही होना जरूरी है। और का मतलब ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये वाला। आ समझे आपको सर जहाँ पे लिखे हैं हाँ? B2 इंटू 10%, यहाँ पे A2 भी लिख सकते हैं ना, A2 इंटू A2 भी 10%। लिखेंगे। हमें डिस्काउंट किसे दोगे, प्रोडक्ट का डिस्काउंट दोगे कि अमाउंट का डिस्काउंट दोगे। सर है ना, अमाउंट है ना हमारा। ये तो प्रोडक्ट है, हमने कितना सामान खरीदा, हमने 5 सामान खरीदे अलग अलग। उसमें कुछ भी हो सकता है, चावल दाल चीनी, कुछ भी हो सकता है, राशन हो गया, चाहे अपने घर का सामान हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है। 5 प्रोडक्ट, तो उससे थोड़ा डिस्काउंट देंगे। हम डिस्काउंट देंगे अमाउंट का, जितने का हमने खरीदा सामान, हम उससे 10% का डिस्काउंट देंगे। समझा आपको। ये भी आपके पुराने डिस्काउंट की तरह था, बस आपको थोड़ा सा समझने की देर थी करना क्या आखिरकार हम इसमें, है कि नहीं। इसमें सर 2 तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना, एक तो ये वाला और एक वो इफ वाला। हाँ, तो देखो ये चीज़ समझनी होती है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है डिसाइड। अभी देखिए अगर मैं अभी एक सवाल और पूछूंगा ना, आप बोलोगे सर आपने तो घुमा दिया पूरा। अब जैसे कि ये देखिए, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, जैसे कि ना आपकी सैलरी इतनी, ठीक है, ये आपकी सैलरी और ये है आपका HRA। ये जो सैलरी स्लिप है मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, है ना। सैलरी स्लिप क्या होती है, HRA DA। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है उन्हें तो सब पता होगा HRA DA और LT क्या होता है आपका, है ना। और यहाँ पे दिखाना आपको टोटल, ओके। तो अब याद रखना, मैं क्वेश्चन थोड़ा लिखूंगा, थोड़ा समझना कि मुँह जमाने समझना। सैलरी आपकी मान लीजिए यहाँ पे आपकी 15,000 रुपये, ओके। अगर सैलरी आपकी है 15,000 रुपये, तो याद रखिएगा HRA जो होगा आपकी सैलरी से जो कटेगा। HRA का मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए पर रह रहे हो तो कंपनी आपको आपकी सैलरी में से कुछ % किराए का देती है एक्स्ट्रा, है ना। नॉर्मली आपका 10% होता है आपका वो, है ना। yes. आपकी सैलरी में से 10% आपको एक्स्ट्रा देगी HRA के लिए। डी होता है डेली अलाउंस, यानी हाथ खर्च, आपको उसमें से 5% खर्चे के लिए एक्स्ट्रा देती है। और LT होता है लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया, वो आपको 6% एक्स्ट्रा देती है कंपनी। मैं आपको लिख देता हूँ, है ना, 10%। ये आपका सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग है। मैं नॉर्मली आपको सैलरी स्लिप तो बता नहीं रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, एक वर्क आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी वर्क आपको नॉर्मली है जो आपने कर रखा है, आप इसे कर लोगे आसानी से, ओके। ये आपको नॉर्मली मिलता है। DA क्या है? डेली अलाउंस, हाथ खर्च, डेली अलाउंस कहते हैं उसे, है ना, हाथ खर्च होता है आपका ये।
तो ये आपको कंपनी देती है आपकी सैलरी में से। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको HRA 10% मिलता है, DA 5% मिलता है और LTA को 6% एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसको मिला के टोटल सैलरी आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है ना। तो आपको करना क्या है, मेरा क्वेश्चन है, अगर आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर है तो आपको ये सब नॉर्मली मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 से 20,000 से ऊपर है तो आपको इसका दुगना मिलेगा, है कि नहीं। कॉमा, मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, यहाँ लिखा 20, ओके, कॉमा 10, कॉमा ये दूंगा यहाँ पे 12। तो ये आपको करना है इसके अंदर। और कैसे करोगे आप बताओ। और टोटल आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? सैलरी सर 15,000 है ना सर? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर होती है तो आपको 10%, 5%, 6% इन तीनों का मिलेगा अलग अलग। अगर आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर होती है, 20,000 से एबव होती है, तो आपको हर चीज़ का दुगना मिलेगा। यानी HRA 20% मिलेगा सैलरी में से, DA 10% और LTA आपको 12% मिलेगा एक्स्ट्रा। तो उसको मिला के टोटल बताना आपको सैलरी कितनी हुई आपकी और मुझे कितना मिलेगा बाद में, बताइए। कौन बताएगा? आप सारे के सारे अनम्यूट हो। आरसी जी आप भी अनम्यूट हो, रूपा जी आप भी अनम्यूट हो। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, सैलरी आप 15,000 ठीक है ना? हाँ, मैंने 15,000 लिखा है। मैंने क्राइटेरिया दिया कि 10,000 से ऊपर हो तो ऐसे मिलेगा डिस्काउंट, 20,000 से ऊपर हो तो मुझे ये वाला डिस्काउंट मिलेगा, मतलब HRA का मुझे ऐसे मिलेगा परसेंट। बताइए कैसे करेंगे? और DA आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है आरती जी, बहुत ज़्यादा कट रही है। शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी सर यहाँ पे तीनों को सर जोड़ के यहाँ पे तीनों का टोटल लिखाओगे आप? हेलो सर। हाँ बोलिए। यस सर। सर यहाँ पे इंटू एक मिनट होल्ड कीजिए। आरती जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेता हूँ। आरती जी बोलिए। सर यहाँ पे आप इतना तक तो बोले कि अगर 10,000 सैलरी रहता तो उसके बेस पे 10% और ये 5%, 6% मिलता है। अगर उससे मतलब डबल रहता है तो उसका डबल मिलता है। तो यहाँ पे वो तक समझ में आ गया, बट यहाँ पे 20 HRA का 20, 10 और 12 ये क्या चीज है? ये मैंने दोनों लिखा है ना। अगर 20,000 से ऊपर हो तो उसका दुगना मिलेगा ना, 10% से 20% मिलेगा, मैं 5 से उसका 10% मिलेगा 20,000 सैलरी होने के बाद, और 6% का में 12% मिलेगा। मैंने ये बताया तो सर आप 10,000 का 15,000 का निकालना है, 20,000 का निकाले आप? देखिए मैंने ये बोला है, अगर 10,000 से ऊपर होगी सैलरी, 10,000 से ऊपर होगी सैलरी तो आपको HRA 10%, DA 5%, LTA 6% मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, चाहे 50,000 हो, 60,000 हो, तो आपको HRA 20%, DA 10% और LTA 6% मिलेगा। ओके तो सर दोनों निकालना है एक साथ यहाँ पे करना है काम। अगर मैं अमाउंट चेंज करूँ तो आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो मेरा, और टोटल भी वैसे ही आंसर आए। तो सर यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन आता है सर कि दोनों उसका सर परसेंट निकाल के उसमें ऐड करेंगे। कैसे करोगे ये बताओ आप? सर अगर सपोज यहाँ पे अगर हमने 15,000 लिए है तो उसका 10% उस सर यहाँ पे 15,000 का छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर मान लेता मेरा 10,000 की सैलरी है, चलिए तो 10,000 का 10% निकाल के फिर उसमें सर ऐड करेंगे। फिर अगर मैं सुनिए अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट को बदल दिया तो मेरा आंसर भी यहाँ बदल जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक्सेल में कभी भी याद रखना, आप खुद अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली टाइप करके काम करोगे तो आपका आंसर कभी भी ढंग से नहीं आएगा। बाई चांस अगर आपने यहाँ पे कोई भी चेंज किया, गलती से कोई भी आपको चेंज करना पड़ा, अगर आपने यहाँ चेंज किया, अगर आपको यहाँ पे आंसर नहीं आया तो आपको हर एक फॉर्मूले में चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी काम करो तो ऑटोमेटिक करो कि आप कोई भी नंबर यहाँ टाइप करो तो आंसर आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाए। रूपा जी आप बताइए।
आप थोड़े खामोश बैठे हो, आप बताओ। मुकेश जी आप बता रहे थे ना, आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे मुझे। सर और वाला फॉर्मूला लगे। अब आप सर दोनों बोल दिए ना कि हाँ दोनों ही, निकालना पड़ेगा, तो अगर सर ये हो तो ये निकले, confusion ये होगा तो ये निकले, तो बताइए किसको नहीं आया समझ में? कंफ्यूजन हो गया सर दोनों में। किसी को नहीं आया? ये बताइए ऐसा काम पहले भी किया है या फिर ये नया काम है? सर नहीं आ रहा है। अच्छा तो एक एक करके दिखा दूं, बाकी सारे कर लोगे आसानी से? एक करूंगा तो बाकी सारा सेम ही आपका, आप एक देख लेना, आप बोलोगे सर सेम है आप। ओके मैसेज लिखा है किसी ने, दो आए हैं जी सर, यस सर, ओके। इधर देखिए, दिस सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 कॉमा दिस अमाउंट इनटू 20%, सिंपल है, कॉमा अगर नहीं है तो 10%, है ना। अगर आप ऐसा दोगे तो याद रखना कि 10,000 से कम हुआ तो वो भी तो हमें दिखाना होगा ना, याद रखना। यहाँ लगाओ, दोबारा लगाओ, इफ दिस सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 कॉमा दिस सैलरी इंटू 10% कॉमा अगर ना 10,000 है ना 20,000 है, या मान लो आपकी 5,000 सैलरी है, 8,000 सैलरी, तो क्या करोगे, हम वही अमाउंट शो कर देंगे। समझ में? सर वहाँ पे डबल ब्रैकेट लगेगा ना? हाँ क्योंकि दो ही है ना हमारा, एक ही फेरा और एक ही हमारा ये रहा। यस सर। आगे समझ में? अब ये देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा 15,000 रुपये, 10,000 से ऊपर है, इसलिए आप मेरा यहाँ पे 10% कट रहा है। और यहाँ लिखा मैंने, मान लीजिए 9,000 रुपये सैलरी मेरी, मुझे 9,000 ही यहाँ पे दिखाएगा, यानी कि मुझे कुछ नहीं मिला ना, मेरा कुछ कटा एक्स्ट्रा, है कि नहीं? तो ऐसा करना, ये नहीं दिखाना चाहिए, मैं नॉर्मली से हटा देता हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरा। तो मैं एक बार वैसे यहाँ से हटा ही देता हूँ। ये आपका नॉर्मली रहेगा, नहीं है तो 10,000 के ऊपर है ना, हाँ तो वहाँ पे दिखाने को चाहिए। मैं से यहाँ पे 9,000 का 9,000 दिखा रहा ना, तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ 0, आपको यहाँ पे 0 शो करेगा बस। ओके समझ में आ गया आपको? क्योंकि देखो 9,000 है ना, 10,000 से ऊपर है ना 20,000 से ऊपर है, तो आपको जो अमाउंट है उसको अकॉर्डिंग आपको HR नहीं मिलेगा ना, आपको DA मिलेगा ना LTA मिलेगा। तो क्या होगा टोटल आपका, क्या होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे हम सीधे सीधे, बस। ये समझाया आपको ये वाला? सर दोबारा रिपीट करें। देखिए ये आपका नेस्टेड इफ है आपका, है ना, कि मैंने आपको दो लॉजिक दिए हैं कि अगर ये हो तो ये करेंगे, ये हो तो ये करेंगे, है ना। तो दे देखिए मैं DA भी निकाल लेता हूँ और आपका LTA भी निकाल ही देता हूँ। इफ़ अगर दिस सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 कॉमा, तो दिस सैलरी इनटू कितना करेंगे 10%, DA पे है ना, अगर 20,000 से ऊपर हुई तो 10% मिलेगा, कॉमा नहीं हुआ तो इफ, है ना, दिस अमाउंट सर 20% होगा ना, अगर नहीं 20 जैसे ज्यादा है तो DA 20%। निकाला ना, DA देखो, DA 5% है, उससे दुगना 10% होना हमारा ये। अब DA निकालना है, DA निकाल रहे हम 10%, कॉमा क्या करेंगे, दिस अमाउंट इनटू 5%, कॉमा नहीं है तो 0। ओके देखो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अमाउंट प्लस भी हो रहा है, इक्वल टू इफ। ये बताइए ये फॉर्मूला आपको आता था नहीं आता था? मैंने नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये नॉर्मली था आपका, है कि नहीं। दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000, है ना, तो क्या करेंगे, इस अमाउंट को इंटू कर देंगे, किससे कर देंगे, 12% से इंटू कर देंगे,
कॉमा, है ना, इफ, चाहिए यहाँ पे गलती हुई है क्योंकि यहाँ पे इफ लगा के सीधा ओपन ही हो गया, मतलब ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10,000, कॉमा, क्या करेंगे, दिस नंबर इंटू 6%, कॉमा 0, 6%। 6 है ना हमारा, देखो 6 और 12 है हमारा। ये जो 20, 10 और 12 है ये हमारे 20,000 से ऊपर के देने वाले हैं, और 10, 5, 6 हमारे 10,000 से 10,000 के ऊपर वाले हैं। आ गया आपका आंसर। तो आपको टोटल सैलरी इतनी मिलेगी। अगर आपकी 15,000 सैलरी है तो आपको टोटल इनकम आपकी इतनी होगी 18,150। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, मतलब 20,000 से ऊपर है, यानी कि आपकी 22,000 है, तो आपको हर चीज़ का दुगना मिलेगा। तो आपकी सैलरी 31,240। सर कॉमा और सर इन्वर्टेड कॉमा कहाँ कहाँ लगाते हैं सर? देखिए इन्वर्टेड कॉमा अगर आप कोई मैसेज लिख रहे हो तो देते हैं, और कॉमा हम फॉर्मूले को पढ़ के देते हैं। कॉमा हम फॉर्मूले को पढ़ के देते हैं। अब इधर देखिए जैसे मैं लगाया इक्वल टू एंड। अब बताइए यहाँ मैंने ओपन किया, यहाँ ले दिया 1 + 1 = 2, है ना, = 2 दे दिया। अब क्या मांग रहा है, अगर आपको सेकंड लॉजिक देना तो क्या कॉमा देना पड़ेगा या फिर इन्वर्ट कॉमा दोगे? कॉमा दोगे ना, कॉमा देना पड़ेगा। यहाँ तो सेकंड चीज को खोलने के लिए कॉमा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा तब देते हैं जब हम कुछ मैसेज या कुछ आप अल्फाबेट टाइप कर रहे हो, या फिर नंबर के साथ आप ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन आप ऐड कर रहे हो, तो हम उसे मैसेज में लिखते हैं। तो बताइए समझ में आया आपको ये वाला? आप सारे अनम्यूट हो, बताइए समझ में आया आपको? यस सर। ये बताइए ये नॉर्मल था या हार्ड था? हाँ माइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसके वो म्यूट कर ले। अब बताइए ये नॉर्मल था कि हार्ड था आपका? ये हार्ड था। चलिए कोई बात नहीं, एक बार आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं फॉर्मूला सी कर देता हूँ आपको। सेम फॉर्मूला है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना था अलग अलग। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला आपको शो करा देता हूँ। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिए, यहाँ पे साइज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऊपर वाला फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट अब ले लो। लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लाके अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया आपका? यस सर। चलिए फिर अब देखिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। अब मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। मैं आपको इंसर्ट टैब, आप सब देखो इंसर्ट टैब तो आपको ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि मैंने जो आपको MS वर्ड में बताया था सेम आपका इंसर्ट टैब वैसा ही है कि नहीं। चार्ट्स हो गए आपके, यहाँ पे देखो ये लाइन स्पार्कल वाला काम मैं समझा दूंगा, जो आपको जो मुझे लगता है एक्स्ट्रा वो मैं समझा दूंगा आपको, है ना। स्लाइसर और टाइमलाइन को आप छोड़ देना, ये काम नहीं करते। ये काम करते हैं आपके पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल ये एक अलग सा टॉपिक है जो आपको अलग से क्लियर कराऊंगा एक्सेल में। पाइवट टेबल के साथ आपके स्लाइसर और टाइमलाइन काम करते हैं, तो इनको छोड़ देना। बाकी जो भी है आप उनको प्रैक्टिस करना, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ आपको आती ही है। आती ना सारी चीज़ आपको? टैग्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, सिग्नेचर। पूछिए। इसमें जो सर हाइपर लिंक है सर, वैसा ही ना काम करेगा? सेम काम करेगा, सेम बिल्कुल सेम काम करेगा आपका। जैसे सर अगर YouTube का अगर लिंक देना हो सर, देखिए ना यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, सेम ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल, आ रहा ना सेम ऑप्शन। तो आप आराम से लिंक ऐड कर सकते हो। सेम आपका वर्क करेगा, घर पे प्रैक्टिस करना, है ना। क्योंकि इंसर्ट भी आपको नॉर्मली वैसे ही जैसे आपका MS वर्ड में था। फिर आपको पेज लॉट बताऊंगा कि कोई भी डाटा को एक पेज में प्रिंट कैसे करते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को आपको बताऊंगा। ओके तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, मंडे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप घर पे जितने भी काम है सब प्रैक्टिस करना। आप पूछिए मंडे को सर कौन सा टॉपिक होगा सर? पेज लेआउट। कौन सा टॉपिक होगा? पेज लेआउट
ऐसे ओके, मंडे को होगा हमारा पेज लेआउट। फिलहाल भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी आपको छोटा। एलटीए का सर फुल फॉर्म क्या हाँ, एलटीए का फुल फॉर्म क्या बताए थे? ये कौन सा वाला? अच्छा एल टी, ये अच्छा सर एल टी, अच्छा एल टी ए, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया। अच्छा, ये सर ड्राइविंग अलाउंस। हाँ, और ये आपका हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए पे रहते हो तो कंपनी आपको आपकी सैलरी से 10% एक्स्ट्रा देती है। डीए का मतलब क्या है सर? हाँ, डीए, डीए का मतलब क्या होता डेली है? अलाउंस, हाथ खर्च, जैसे हाथ खर्च। हाँ वैसा कह सकते हो, लेकिन देखो अभी आप कह रहे हो कि इसमें से आपको इतना मिल रहा है, बाद में याद है ना 12% आपका पीएफ भी कटता है, 1.75% आपका ईएसआई भी कटता है, ये भी याद रखना। ओके, बाद में अगर छुट्टी करोगे उसका पैसा भी कटेगा। ये कंपनी में ये भी रूल होता है, जिस दिन जितनी छुट्टी करोगे उतना पैसा आपका कटता चला जाएगा। प्राइवेट के अकॉर्डिंग आपको मिलता है ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट में नहीं मिलती आपको, सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी आपको ये, आपको प्राइवेट नौकरी में ही मिलेगी पीएफ वीएफ सारा कटने का ऑप्शन। उसमें ये भी रूल होता है जितने दिन छुट्टी करोगे उतना आपका सैलरी कटेगा एक दिन का, ठीक है। तो आंकड़ा आपका ऊपर नीचे हो सकता है सैलरी का महीने का, कि आपको आज इस महीने 40 मिला तो अगले महीने आपको 35 मिलेगा, है कि नहीं। तो है ना, आज की क्लास में यही एंड करते हैं, मंडे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए।